हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हम बेसिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें ये होगा कि भाई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं और मेजर डिस्टेंस को मेजर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पुराने मेथड्स पुराने ज़माने में कैसे करते थे वो भी इसमें बताया जाएगा और स्टैंडर्ड मेथड्स क्या हैं आज की डेट में वो भी। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. Someone had gone to their village by train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane. Another spent many days on his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. तो ये जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए सारे, ट्रेन, बस, फिर बल्क कार्ट हो गया, बोट हो गया, एरोप्लेन हो गया. Teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. ठीक है, these vehicles were taken by spacecrafts all the way to the Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier time. अभी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया गया है इसमें. Long ago, people did not had any means of transport. They used to move only on foot and carry goods either on their back or using animals. वॉकिंग ही होती थी बस, या तो फिर और सामान इधर से उधर ले जाना हो तो या तो खुद ही उठाते थे या एनिमल्स के ऊपर रख के ले जाते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर एंशिएंट टाइम फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. पानी में मूवमेंट के लिए बोट्स यूज़ होती थी. स्टार्टिंग में सिर्फ क्या होता था, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी वुड बी मेड. एक सिंपल लॉग ऑफ वुड के अंदर एक होलो कैविटी बना देते थे बैठने के लिए, तो वो बन गई वुड, हमारी बोट. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स. दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स इन वाटर. तो ये शेप्स जनरली क्या होती थी, एनिमल्स की शेप की, जैसे ऑब्वियसली फिश के टाइप की शेप की बना दी. तो शुरू से ही ऐसा था. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. तो उसके बाद व्हील कन्वेंशन करने के बाद काफ़ी चेंजेस आए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में. और व्हील जो स्टार्टिंग में जो व्हील बनाया था और अब आज के डेट में जो व्हील्स यूज़ हो रहे हैं उसके में भी बहुत से चेंजेस आए हैं ओवर the past thousand of years. Until the beginning of 19th century, people still depend on animal power to transport them from place to place. The invention of steam engine introduced a new source of power. 19th century तक भी animal power पे ज़्यादा depend करते थे लोग for the movement from one place to another. Invention of steam engine introduced a new source of power. Railroads were made for steam engine ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन. ठीक है, तो स्टीम इंजन हुआ स्टार्ट पहले, उसके लिए रेल रोड्स बनाए गए. देन लेटर केम ऑटोमोबाइल्स. तो पहले रेलवे सिस्टम बना था, रेल्स आई थी, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स बने थे. मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplane. These were later improved to carry passengers and goods. उसके बाद एरोप्लेन्स बने. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट्स आर सम ऑफ द 20th century contributions. Figure 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in correct order from the earliest modes of transport to the most recent. तो यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है हमें, इसमें अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पिक्चर्स हैं. तो अर्लीस्ट से और लेटर तक हमने इनको अरेंज करना है. तो सबसे अर्लीस्ट में तो बल्क कार्ट आ जाएगा, उसके बाद साइकिल,
ठीक है। फिर आपकी रेल्स एंड शिप्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ द डेस्क। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्टिविटी इसमें एक टेबल है, उसको मेजर करना है उसने, ठीक है। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़, कितनी दूर है एक जगह, यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है या कोई भी प्लेस कितनी दूर है, ठीक है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। अब लेंथ और विड्थ जानने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसने ये एक टेबल है, इसकी लेंथ पता करनी है। अब उस टाइम पे बूझो और उसको पहेली के पास सिर्फ गिल्ली डंडा था, तो उन्होंने उससे मेजर कर लिया। तो फर्स्ट टाइम जो मेजर करा तो क्या आया कि एक गिल्ली और एक डंडा, और फिर इधर से मेजर करा तो एक गिल्ली और एक डंडा, तो बीच में जो बनी लाइन वो सेंटर हो गई। सिंपल सी बात है। अब कुछ दिन बाद उसकी जो पुरानी गिल्ली डंडा थे वो गुम हो गए, तो और लाइन जो है वो मिट गई वहाँ पे टेबल पे उनको खेलने के लिए जो चाहिए थी। अब क्या करेंगे, उसके पास जो नई लेंथ है गिल्ली डंडे की वो अलग है, तो वहाँ से क्या हो रहा है कि 2 डंडे और 1 गिल्ली की लेंथ आ रही है। तो अब उसका सेंटर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थ्रेड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से थ्रेड यूज़ करके क्या करेंगे, दिस वन थिंग दे कुड डू इज़ to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be the string length. So they can measure the width of the desk in string lengths. How can they use the string to measure distance? Suppose बेंच की लेंथ का एक स्ट्रिंग ले लिया, तो वो होगी बेंच की लेंथ। अब उसको हाफ में फोल्ड कर देंगे तो हाफ होगी लेंथ। इस तरह से 1/4 में भी फोल्ड कर सकते हैं, तो इस तरह से उसको हम यूज़ करेंगे। Would you say that they should use the scale in their geometry box? हाँ ऑब्वियसली भाई, स्केल क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो इसका क्या आंसर है कि दे आर ट्राइंग टू नो कि भाई पुराने ज़माने में कैसे डिस्टेंसेस मेजर होती थी, तब तो स्केल होते नहीं थे। There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. Tailor needs to measure the length of cloth to know if it is enough to stitch a kurta. Carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make the door. Farmer need to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow. Suppose you are asked how tall you are. You want to tell the length of the straight line from the top of your head to the heel of your feet. How long is the broom? How wide is the desk? ठीक है। How far away is the moon from the earth? All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough like the two ends of a table, or far apart like Jammu and Kanyakumari. Let's find measurements. Let's do a few measurements to see what exactly we need to do. अब कुछ measurements कर रहा है, activity है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1 यूजिंग योर फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ। मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। इट इज़ पॉसिबल व्हाइल मेजरिंग these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. तो फुट यूज़ करके, अपने फीट यूज़ करके आपने मेजर करनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। अब जब मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ एरिया इतना बच जाए जहाँ पूरा फुट आपका ना आ पाए, तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग यूज़ करना है। स्ट्रिंग से अपने पैर की लेंथ मेजर करके और उसको हाफ में फोल्ड करके 1/4 में फोल्ड करके ऐसे। तो ये हो गई एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, अब तो फुट यूज़ करा था, एक्टिविटी 2 में हमने अपना हैंड स्पेन यूज़ करना है एज ए यूनिट टू मेजर। Here too you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. Okay, we see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called the unit. तो measurement में हम क्या कर रहे हैं, किसी unknown quantity को किसी known quantity के साथ comparison कर रहे हैं। This known fixed quantity is called a unit.
The result of a measurement is expressed in two parts. One part is a number and other part is the unit of measurement. ठीक है, पढ़ाई है हमने, हम केजी मेजर करते हैं 1 kg, तो जो 1 है दैट इज़ वहाँ पे नंबर और kg क्या है, इट्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Now study all the measurements recorded in table 1, 10.1 and 10.2. Are all the measurement of the room using everybody's foot equal? नहीं, क्योंकि फुट के साइज सबके अलग अलग होंगे. हैंड स्पेन में भी सेम होगा. Perhaps result could be different as the length of your hand span and that if of your friend may not be same. Similarly, length of the foot may be slightly different for all students. Therefore, when you tell your measurement using hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or the foot. ठीक है. We see therefore that some standard unit of measurement are needed. तो इससे कोई एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाएगा. फॉर एग्जांपल हमने लेंथ मेजर करी मैंने अपने फुट यूज़ करके और सपोज़ 100 फुट उसमें फिट हो गए, तो अब मैं बताऊँगी किसी को कि लेंथ ऑफ द रूम इज़ 100 फुट, साइज़ ऑफ माई फुट, तो वो कोई मतलब सेंस बनेगी नहीं उसकी. कोई और उसको मेजर करेगा, आप करोगे तो हो सकता है 150 फुट आए उसके अंदर. तो वो कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट नहीं है. तो हमें वी शुड नो कि वहाँ पे भाई स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है. तो नाउ वी कम टू स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम आते हैं. इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर and the distance of the step were commonly used as different unit of measurement. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions. तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि भाई लोग अपने हैंड स्पेन को भी यूज़ करते थे और फुट फीट भी यूज़ करते थे. बट हम देखते हैं कि भाई पुराने टाइम में भी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी काफ़ी उन्होंने अच्छे उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और सब कुछ बना रखा है. तो वो सब उन्होंने हाथ से या पैर से मेजर करके तो नहीं बनाया होगा, कुछ उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स रही होंगी उस टाइम पे भी. People also used the foot as a unit of length in different parts of the world. Length of the foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. तो अभी पुराने टाइम की बता रहे कि भाई क्या क्या यूज़ करते हैं लोग. अपनी हैंड स्पेन यूज़ करते हैं, फुट यूज़ करते हैं. अब लेंथ बिटवीन द एल्बो एंड शोल्डर एट टू देयर फिंगर टिप्स वो यूज़ होता है. एंड ये सब यूज़ होते हैं, पुरानी टाइम पे होते आ रहे हैं, कई जगह अभी भी यूज़ होते हैं. स्टिल दे कंटिन्यू बीइंग यूज. हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज. दिस मस्ट हैव कॉज्ड अ कंफ्यूजन इन मेजरमेंट्स. In 1790 the French created a standard unit of measure called the metric system. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units, the SI unit. ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी बना दिया गया है. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर. ठीक है. ऑल्सो तो जो 50 सेंटीमीटर स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो हमें सबको पता है कि भाई 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड ईच सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर. फॉर ए measuring large distances, मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. वी डिफाइन लार्जर यूनिट के लिए हमें किलोमीटर यूज़ करना पड़ेगा. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल and measure in SI units.
Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. तो ऐसा ही यूनिट हमने पढ़ लिया. अब करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करनी है, ठीक है. तो इसके लिए इसने भाई वो बताया है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ सही तरीके से हो रही है नहीं, उसके कुछ वो हैं रूल्स एक तरह से लगा लो. तो फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ. ऐसे ही रखना है हमने. फर्स्ट है 10.7 में दिखाया हुआ है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में रखना है. अगर उसको टेढ़ा रखोगे जैसे कि यहाँ बी वाले ऑप्शन में दिखाया हुआ है, तो वहाँ से करेक्ट लेंथ नहीं आएगी. इन सम स्केल्स द एंड्स मे बी ब्रोकन. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases, you should avoid taking measurements from the zero mark. अब कई बार आगे पीछे से स्केल टूटा होता है तो जीरो मार्क वहाँ पे क्लियर नहीं होता. तो इस ऐसे में आप क्या करोगे कि आप जीरो के बजाय 1 से शुरू कर लो और उसके उस हिसाब से मेजर कर लो. कि सपोज़ 14.3 लेंथ आई, तो क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट करा था तो 14.3 माइनस 1 तो 13.3 इसका आंसर आ गया. करेक्ट पोजिशन ऑफ आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट क्या है, आई की पोजीशन. जैसे यहाँ इसने दे रखा है, देखो तीनों जने देख रहे हैं लेकिन बी की पोजीशन सबसे करेक्ट है, उसको सबसे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. तो इस तरह से हमें मेजर करना चाहिए. नाउ अब एक्टिविटी 3 में क्या है, जो हमने भाई हाइट सपोज हम मेजर कर रहे हैं एक स्टूडेंट की या अपने फ्रेंड की, तो क्या क्या करेंगे, उसको एक दीवार के साथ लगा के खड़ा करेंगे और पेंसिल से नीचे से लेके मतलब उसके फुट हेड की जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे, ठीक है. तो अब अलग अलग तरीक़ों से करेंगे. भाई एक जना हैंड्स पेन में करेगा और एक जना सेंटीमीटर में. तो सबकी कुछ मतलब एरर्स आ सकते हैं जब आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. बट लेकिन अगर हैंड्स पेन में कर रहे हो तो फिर अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे वहाँ पे. नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. अब कर्व्ड लाइन की ऐसे आप वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल. तो यहाँ पे थ्रेड के इस तरह से हम कर्व्ड लाइन के थ्रेड देखेंगे कि कितनी लेंथ थ्रेड की है और फिर उसको मेजर करके हम निकाल पाएंगे कर्व्ड लाइन की. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly, and we need some standard units and devices which we measure these distances and convey our results to others. Now moving things around us. Think of some objects. Up activity 5 में think of some objects you have seen in recently. A school bag, mosquito, table, people sitting on desks, people moving about, maybe a butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, stone. ये सारी चीज़ें मेजर आप देखते हो अपने डे टू डे लाइफ में. अब इनमें से कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं. हाउस नहीं मूव कर रहा, टेबल नहीं मूव कर रहा, क्लॉक नहीं मूव कर. तो इनको हमने जो एक जगह रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन करके ऐसे हम एक टेबल बना लेंगे इनके लिए. हाउ डू वी डिसाइड दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट. कैसे डिसाइड करेंगे. यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम. तो उसकी पोजीशन देखेंगे कि भाई इनिशियली हमने जब देखा तो उसकी पोजीशन क्या थी, और सपोज़ 10 मिनट्स बाद या 1 घंटे बाद जब हमने देखा तो उसकी क्या पोजीशन थी. अगर वो सेम ही है तो हम डिसाइड करेंगे कि वो रेस्ट पे ही है, और अगर वो मूव कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ इन मोशन. अब एक्टिविटी 6 में क्या है. स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटल शुगर ऑन इट. एंड्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड. फॉर एनी वन एंड ट्राई एंड मार्क अ स्मॉल मार्क with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of. keep marking its position. मतलब कि एक शीट ऑफ पेपर लिया, उस पर कुछ वो रख दो आप, शुगर, पीसेस ऑफ शुगर. तो एंड्स वहाँ पे आएंगी. अब क्या करो, जब एंड आ रही है एक, तो उसकी इनिशियल पोजीशन पे आप एक मार्क लगा दो, फिर थोड़ी दूर जाएगी फिर वहाँ मार्क लगा दो. तो इस तरह से हम उसका पाथ एक तरह से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं. कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज to show direction in which the ant was
moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of few seconds. Motion seems to be some kind of change in position of an object with time, isn't it? ठीक है. अब एक्टिविटी 5 में आपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे शिविंग मशीन है या क्लॉक है उनको कौन सी कैटेगरी में रखा है, या फैन है. अपनी जगह से तो मूव नहीं करते लेकिन उनका पार्ट्स तो मूव हो रहे हैं. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? हाउ आर दे मूविंग? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेन? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स. बट उनके पार्ट्स में मूवमेंट हो रही है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन अब हम कुछ पढ़ेंगे. शोल्डर्स की परेड हो रही है, या फिर मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड. What kind of motion is this? Sprinters in 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples motion के? तो ये सब एग्जाम्पल यही है. Take a stone, tie a thread to it and whirl it around your hand. Observe the motion of the stone. We see that stone moves along. अब एक धागे पे उसको बांध के स्टोन को घुमाएंगे राउंड एंड राउंड. तो इस टाइप ऑफ मोशन होता है जो सर्कुलर मोशन होता है. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जहाँ डिस्टेंस सेम रहती है लेकिन मूवमेंट हो रही है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. तो फैन में और इलेक्ट्रिक क्लॉक में जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है. इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट द ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of the clock, the distance this point from center of the fan will remain the same. तो distance और center और उनके sides में तो same ही रहने वाला है, but circular motion है वहाँ पे. In some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. अब कई मोशन है जहाँ पे एक टाइम बाद रिपीट हो रहा है वो सेम मोशन. तो ये टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम. सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा जैसे फैन के अंदर. नेक्स्ट आते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन हो गया, जैसे ये वाले हो गए. तो ये पीरियोडिक मोशन हो. एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, झूला झुलाना, ये अलार्म क्लॉक का जो ठीक है तबला प्ले कर रहे हो और घंटी जो बज रही है या गिटार बजा रहे हो, सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं. Do you observe sewing machine as a part of activity? You must have observed that it remains at the same location. It has a needle that moves up and down continuously. This needle is undergoing a periodic motion. तो sewing machine में भी periodic motion है. तो have you observed closely the motion of ball on the ground? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. तो जब एक लाइन में कोई चीज़ मूव जा रही है तो वो rectilinear motion हो गया. Can you think of other example of objects that undergo combination of different type of motions? ठीक है, we did many measurement activities and discussed some kind of motion. मोशन चेन पोजीशन होता है, मेजरमेंट्स हमने पढ़ा. और दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लोअर मोशन इज़. द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लाई, रिवर फ्लोइंग अलॉन्ग ऑन अ क्लियर ग्राउंड, पेबल्स, एंड एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर मेकिंग जेट ट्रेल्स. देयर इज़ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस. ठीक है, कीवर्ड्स क्या है? सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस, मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो समरी में क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पुराने टाइम पे कैसे मेजरमेंट होती थी, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर इज़ द लेंथ ऑफ ऐसा यूनिट, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम. ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. जब राउंड एंड राउंड घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन हो गया. और जब एक मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. तो ये
एक्टिविटी आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से करा है तो आप सारा ये कर पाओगे। फिर भी स्टिल इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो यू कैन राइट मी इन कमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।